अब आप लोग की इंतजार की घड़ी समाप्त हो रही है, लेकिन सर से मैं आग्रह विनती अर्जू करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि सर का समय बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही वैल्यूएबल है, लेकिन सर मैं एक दो आपसे बिन परमिशन का भी कुछ कमिटमेंट इन साथियों से कर दिया हूँ। कुछ किया हूँ कि नहीं? क्या सब लोग सर नई नई डायरी लेकर आए, और मैं बोला था कि सर से टारगेट सेट लिखवा दूंगा डायरी। जिस प्रकार मेरी डायरी पे सर लिखे इमराल्ड हो गया, सर के दिन थे, मतलब मैं लिखवाया था 2 महीना पहले, 14 जनवरी को मैं मिलने आया था और उस दिन अपनी काउंसलिंग सर से कराई थी। सर हम बोले कि सिग्नेचर कर दीजिए सर, विदआउट टारगेट मेरा लिख दिए और वो फाइनल हो गया। तो क्या आप लोग भी अपना टारगेट लिखवा लेना चाहते हैं? यस। तो सर भले ही हवाई जहाज से आए, लेकिन 1000 किलोमीटर दूरी तय कर गया। कितना समय लगा है हमें? 1.5 घंटा तो फ्लाइट में लगा हो। बहुतों की फ्लाइट पहली फ्लाइट थी, तो एक दिन पहले पटना आकर बैठे हुए कि भाई जीवन में एक बार मिला है, कितने लोग एक दिन पहले आ गए। थोड़ा हाथ ईमानदारी से खड़ा करें। ये स्थिति है सर। तो मैं आप सबसे आग्रह विनती करना चाहता हूँ कि सबका जो टारगेट है वो लिख दिया जाए, और अब जोरदार तालियों के बीच थोड़ा सा जोरदार ताली बजाइए। मैं आरसीएम के रियल डायमंड नहीं, पूरे नेटवर्क इंडस्ट्री के रियल डायमंड को आमंत्रित करने जा रहा हूँ आदरणीय सुरेंद्र सर। आप रहिए थोड़ी देर यहीं पे। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये एक बुक है आपके हर सवाल का जवाब, जिसमें 25 इंडस्ट्री के लीडर्स के इंटरव्यू हैं, तो उनका इसमें संकलन है सभी का, तो वो मैं आपको देना चाहता हूँ। कुछ लाइनें लिख के लाया हूँ आपके लिए, वो सुना देता हूँ सभी को, फिर आपको भेंट करता हूँ। प्रिय अखिलेश जी, आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, इसलिए हर क्षेत्र में अग्रणी रहते हैं। परमात्मा ने आपको असीमित अक्षमताओं के साथ पृथ्वी पर भेजा है, ऐसे ही लोगों का दिल जीतते रहें। ढेरों बहुत बहुत शुभकामनाएं। फोटो लिया जा रहा है, ताली बजने से फोटो अच्छा आता है। अखिलेश जी पोस्टर की बात कर रहे थे कि बहुत सारे पोस्टर और होल्डिंग लगे हुए हैं, तो मैं थोड़ा विलंब से इसलिए आया क्योंकि हम लोग एक सेंट्रल शेड्यूल बना रहे थे अगले सितंबर तक का, तो उसमें मैं बोल रहा था कि यार जल्दी मुझे एक पुस्तक के विमोचन पे जाना है। तो हाँ, हमारे साथी हैं स्टाइनराल विक्रम नेगी जो बोले सर हमने आपके होल्डिंग देखे हैं। मैंने कहा मैंने तो होल्डिंग देखे नहीं, आपने कहाँ देख लिया होल्डिंग लगे हुए? तो बोले सर मैं भेजता हूँ आपको। तो फिर उन्होंने होल्डिंग भेजे, तो मैं भी जल्दी जल्दी भागा। मैंने कहा तैयारी बड़ी है अखिलेश जी की, जल्दी चलता हूं। आपकी पुस्तक में 2 लाइनें आपने बहुत अच्छे से शुरुआत किया है, वही लाइनें मैं सबके सामने उपस्थित करना चाहता हूँ, पेश करना चाहता हूँ। आरजू है आपसे, आग्रह है आपसे, खुद पर विश्वास करें, जादू है आप में। इन लाइनों से आपने उस किताब का जो आगाज किया है, आपकी जिद आपकी जीत, तो उसमें मतलब कोई आदमी अगर पूरी किताब नहीं पढ़े, ये 2 लाइनें पढ़ें और अपने जीवन में इसको चरितार्थ कर लें, विश्वास कर लें अपने ऊपर में, तो फिर अपने ऊपर किया हुआ विश्वास जादू कर जाता है। एक मेरी बहुत फेवरेट किताब है, बड़ी सोच का बड़ा जादू, डेविड जे स्वार्ट्स उसके राइटर हैं। अंग्रेजी में उसका नाम है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। तो उसमें भी यही कहा गया है कि अगर आप बड़ा सोचते हैं और जिद करते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और एक्चुअली ये जीवन का सार है। जितने भी सफल लोग हैं किसी भी क्षेत्र में,
अगर आप उनकी जीवनी को नजदीक से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उनमें एक गुण था सभी में कॉमन, और वो था कि वो जिद्दी बहुत थे। और अपनी जिद की वजह से न केवल मात्र वो कामयाब हुए, अपितु उन्होंने दुनिया को रास्ता दिखाया है। ऐसा ही एक नाम आता है सर एडमंड हिलेरी। जब वो माउंट एवरेस्ट पे गए, ऐसा बताते हैं लोग कि वो बहुत बार असफल हुए, लेकिन जब भी वापस आते थे माउंट एवरेस्ट का फोटोग्राफ लेके आते थे साथ में, अपने घर पे उसको लगा के रखते थे, और उसके एक लाइन उसके सामने उन्होंने लाइन लिखी थी, उसको देखते थे और ये कहते थे कि माना आप दुनिया की सबसे ऊंची चोटी हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम अपनी ऊंचाई और नहीं बढ़ा सकती, लेकिन एक मनुष्य होने के नाते मैं अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकता हूं, मैं अपनी क्षमताओं को बढ़ा के वापस आऊंगा और तुम्हें फतेह करके दूंगा। और उनके फतेह करने से आज कितने सारे लोग हैं दुनिया के जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर दिया। अरुणिमा सिन्हा एक एग्जाम्पल है अपने आप में। ऐसा ही एक नाम है रोजर बैनिस्टर का। ये बात है 1920 के लगभग की। उस समय बहुत ज्यादा गेम नहीं होते थे, खेलों में दौड़ जो होती थी ना वो बड़ी प्रसिद्ध थी, सबसे पुराना खेल माना जाता है दौड़ को। तो उसमें दौड़ते थे लोग, और कोई भी व्यक्ति 1 मील की दूरी 4 मिनट में पूरी नहीं कर पाया। 4 मिनट से ज्यादा ही समय लगता था। तो बहुत सारे प्रयास किए गए कि ये जो टाइम लाइन है ना 4 मिनट की, 4 मिनट से पहले 1 मील की दूरी तय करनी है। तो बहुत सारे प्रयास किए गए, अलग अलग तरह के प्रयोग किए गए। ऐसा भी बताते हैं कि जो धावक थे उनको शेरनी का दूध पिलाया गया कि भाई शेरनी के दूध में ताकत होती है, शायद उससे थोड़ी ज्यादा ताकत आएगी। बचपन से वो पिलाना स्टार्ट किया तो चीजें कामयाब नहीं हुई। तो फिर मनुष्यों ने ये कहना स्टार्ट किया, या जिन लोगों ने प्रयास किए और सफल नहीं हो पाए, उन्होंने कहना स्टार्ट किया कि मनुष्य को जिस प्रकार से बनाया गया है वो ज्यादा दौड़ ही नहीं सकता, वो 4 मिनट में 1 मील पूरा कर नहीं सकता। कमियां गिनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसी समय रोजर बैनिस्टर ने ये कारनामा करके दिखाया कि उन्होंने 3 मिनट और शायद 57 या 58 सेकंड में 1 मील की दूरी तय की अपनी जिद की वजह से। और उसके बाद में पूरी मानव जाति को जैसे प्रेरणा मिल गई, और उसके बाद में उसी साल में शायद 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने 4 मिनट में 1 मील से कम की दूरी तय कर ली। तो भरा पड़ा है इतिहास इस प्रकार के लोगों का। वो जिद आपके अंदर में होनी चाहिए। जिद मतलब परिस्थितियां, जब परिस्थितियां आपके सामने आएंगी, जैसे हम लोग आरसीएम कर रहे हैं, आरसीएम में डायमंड कितने लोग बनना चाहते हैं? ज्यादातर लोग बनना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है सभी लोग जुड़े होंगे आरसीएम से। अखिलेश जी, डायमंड बनने के लिए हमें 50 करोड़ का 1 महीने का बिजनेस चाहिए। अभी कुछ लोग शायद 1.15 के लेवल पे हैं, 1,15,000 महीने का करते हैं, शायद कुछ रॉयल्टी पे पहुंचे होंगे। रॉयल्टी चोर कितने हैं? रॉयल्टी चोर भी हमारे बीच में है। तो 50 करोड़ तो दूर लगता होगा आपको भी। 5 लाख से 50 करोड़ की जब हम लोग यात्रा देखते हैं तो बहुत लंबी दिखती है, लगता है कि दिल्ली दूर है। लेकिन इस यात्रा में आपके सामने कुछ चैलेंजेस आएंगे, और उन चैलेंजेस को अगर आपने फेस किया, जिद की कि डायमंड बनना है, तो फिर आप बन जाएंगे। और अगर आपने उन चैलेंजेस के सामने अगर हार मान ली, तो फिर जैसे आज विजय जी अपने दोस्तों के एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसे अखिलेश एग्जाम्पल देंगे। क्योंकि दिल्ली में भी लेके गए, क्राउन प्लाजा में भी बिठाया, सब कुछ किया, लेकिन हार मान गए तो वो रॉयल्टी पे से वापस चले गए, और आज ये लोग यहाँ पे इस लेवल पे पहुंच गए। मैं अपने कुछ एग्जाम्पल शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ में, क्योंकि उससे हम लोग रिलेट करते हैं। जैसे अखिलेश जी ने बताया कि मैंने कुछ बात की तो उन्होंने रिलेट किया मेरे से। विजय जी ने बताया 51 लाख की इनकम पर मंथ की, गाड़ी, लग्जरी लाइफ, सबको बहुत अट्रैक्ट करती है। लेकिन उसके पीछे कुछ सेक्रीफाइस रहे। सेक्रीफाइस कह सकता हूँ मैं
2-3 चीजें मैं आपको दिखाता हूं, अलग अलग लेवल पे मैंने क्या फेस किया। मैं आरसीएम बिजनेस में आने से पहले केबल ऑपरेटर था, केबल टीवी का मेरा बिजनेस था, तो उसमें मैं लगा हुआ था। एक होम मीटिंग में मैंने आरसीएम का प्लान देखा और एक बड़ी मीटिंग देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे इसको करना चाहिए। तो फिर मैं पार्ट टाइम किया, फिर मैं फुल टाइम करने लग गया। और जो केबल टीवी से इनकम आ रही थी, वहाँ कुछ कंपटीशन भी शुरू हो गया, तो इनकम वहाँ से आना बंद हो गई। और शुरुआत में आरसीएम बिजनेस में आपको बहुत ज़्यादा पैसा आता नहीं है, स्पेशली अगर बहुत सारे शहरों में आप बाहर जाके काम करते हैं। तो मेरी भी वैसी ही स्थिति थी। तो मेरे ऊपर में 2 लाख रुपए का कर्ज हो गया। और जो कर्ज था वो बैंक से नहीं लिया था, जिस बैंक तो एक साधारण सा ब्याज आपसे लेता है, नॉर्मल इंटरेस्ट रहता है बैंक का जनरली, लेकिन आप एक फाइनेंसर से, प्राइवेट फाइनेंसर से अगर आप पैसा लेते हैं, शायद कुछ लोगों के अनुभव रहे होंगे, वो आपको बिल्कुल जूस निकाल देते हैं आप। इतना मोटा ब्याज उनका रहता है। तो वहां से मैंने पैसा लिया, और वो लिया कैसे, पहले 20,000 रुपये लिया, फिर वो खत्म हो गया, फिर 20 और लिया। तो ऐसे करते करते जब वो 2 लाख पहुंच गया, और जब मैं उसके बारे में सोचा मैंने कि 2 लाख रुपए तो मैंने ये देना है, इसका हर महीने इतना इंटरेस्ट है, ये कैसे चुका पाऊंगा। और मैंने घर पे पिताजी को बताया नहीं था। पिताजी सरकारी स्कूल में अध्यापक थे, तो उनको अगर मालूम चलेगा, और फाइनेंसर जो हैं पहले तो आराम आराम से प्यार से आपको पैसा देते रहेंगे, और जब आप पैसा लौटाते नहीं हैं तो वो फिर जब अपनी पे आते हैं तो कुछ भी कर देते हैं, आपके घर रिश्तेदार सब तक पहुंच जाते हैं। तो ऊपर से ये डर था कि यार इनको अगर समय पे नहीं लौटाया तो घर तक पहुंच जाएंगे, और पिताजी को अगर मालूम चलेगा तो उनको बहुत दुख होगा। तो वो जो एक तनाव था, वो तनाव मेरे ऊपर बहुत लंबे समय तक रहा। और उस समय मेरा ड्रीम ये नहीं था कि मैं मर्सिडीज खरीदूं, मेरा ड्रीम ये नहीं था कि मैं एक लग्जरी हाउस में रहूं। मेरा ड्रीम बस ये था कि 2 लाख रुपए का कर्ज उतर जाए किसी तरह से। उसी दौरान एक और सिचुएशन थी जहां ये कर्ज था, उसी समय मेरी माता जी का देहांत हो गया था। उनको किडनी उनके खराब हो गए थे, और हमने 1 साल तक उनका ट्रीटमेंट करवाया, डायलिसिस करवाते थे बार बार। पैसा नहीं था घर पे, पिताजी ने जितना भी पैसा बचा के रखा था, उनके अकाउंट में जितना भी था, वो सारा का सारा खर्च हो गया। माता जी का देहांत हो गया। हम लोग शहर में रहते थे, जींद में, पिताजी गांव में रहते थे 40 किलोमीटर दूर, तो वहीं उनकी पोस्टिंग थी। वो सैटरडे संडे जींद आते थे हमारे पास में, और सैटरडे संडे हम सबको मालूम है आरसीएम में हम सब लोग बहुत बिजी रहते हैं। तो मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ था मालदा टाउन में, बिहार में, वो दौर था। तो जब मुझे पिताजी के साथ में ज्यादा समय रहना था ताकि उनको अकेलापन महसूस नहीं हो, उस समय मैं कभी भी उनको घर पे नहीं मिलता। 3-3, 4-4 महीने हो जाते थे, मोबाइल फोन होता नहीं था उस समय, उनसे बात नहीं हो रही है कुछ भी। तो भावनात्मक रूप से वो बहुत कष्टदायक समय था जब मैं आरसीएम बिजनेस को बिल्ड कर रहा था। उस समय एक सिचुएशन और आई। घर में मेरी वाइफ है सुदेश, उनको अजीब सी प्रॉब्लम हुई उन्हीं दिनों जब ये फाइनेंशियल इश्यूज हुई, सारी की सारी चीजें चल रही थी। वो अचानक बात करते करते वो बेहोश हो जाते थे। और उस समय ये 2002-3 की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस समय मेरी बेटी है तन्वी, उसकी उम्र थी कोई 3 साल उसकी उम्र रही होगी, विशाल की उम्र रही होगी 6-7 साल की। तो छोटे छोटे बच्चे, और वो पड़ोस में जाके फोन करते और तुतली आवाज में बोलते कि मम्मी को कुछ हो गया। और मैं 700-800 किलोमीटर दूर हूँ मालदा टाउन में, और मुझे मालूम है अगले 4 दिन तक मैं नहीं जा सकता वापस, क्योंकि मीटिंग उस प्रकार से प्लान है। तो आसान तो नहीं रहा होगा। उस प्रकार की परिस्थितियों में अगर आपने हिम्मत नहीं हारी, आप अपनी इस जिद पे रहे कि डायमंड बनना है, तो फिर जीत आपको मिलेगी और डायमंड की पेन आपके पहुंचेगी। तो जिंदगी का यही फलसफा है, और अखिलेश जी ने आपकी जिंदगी आसान कर दी है। जब भी मुसीबत आए तो किताब उठाएं और उसको पढ़ने लग जाएं। बस किताबों में बहुत ताकत है, और मैं आज जो भी हूँ, मैं किताबों के द्वारा बना हुआ इंसान। मैं पूरा श्रेय किताबों को देता हूँ।
मैंने किताब पढ़ी, किताबों से सोच बदली, बड़ा सोचे, कमिटमेंट, जिद, ये सारी की सारी चीज़ें किताबों से कहीं ना कहीं आई। उस समय जब ये सारी परिस्थितियाँ थी, शिवखेड़ा को मैं पढ़ता था, उनकी कहानियाँ मोटिवेट करती थी, बड़ी सोच का बड़ा जादू पढ़ता था, मोटिवेशन मिलता था। नेपोलियन हिल को मैंने उन दिनों पढ़ा, उनकी किताब है थिंक एंड ग्रो रिच। तो उसमें कहते हैं कि कामयाबी बड़ी चुस्त और चालाक होती है, उसको अक्सर लोगों को तब गिराने में मजा आता है जब वो कामयाबी के बहुत नजदीक होते हैं। तो वो ये कहते थे कि अगर आपके सामने परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो गई हैं तो इसका मतलब ये है कि सफलता बिल्कुल नजदीक में कहीं है, थोड़ा और प्रयास करो, शायद सफलता अगले मोड़ पे आपको खड़े मिल जाए। तो ये सारी की सारी चीजें किताबों ने मुझे दी हैं और ये बड़ा अच्छा मौका है। और अखिलेश जी, मैं इसको इस रूप में मानता हूँ किताब लिखने को कि आपने समाज से जो सीखा है, दूसरे लेखकों से जो सीखा है, उसका कर्ज चुकाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने अनुभव को एक किताब के रूप में डाल दीजिए, अपनी लर्निंग को डाल दीजिए, तो आपने एक प्रकार से अपने कर्ज से मुक्ति पा ली है। आज आपने अपने उस कर्ज से मुक्ति पा ली है जिसकी वजह से आपको कामयाबी मिली, उसमें और ऐड और करके आपने पब्लिक को दे दिया है, समाज को दे दिया है। तो ये बहुत प्रसन्नता का विषय भी है हम सब के लिए, बहुत खुशी का विषय है। और टीम को क्या नाम दिया है? सुपर अचीवर्स। तो सुपर अचीवर्स दोनों शब्द जो है ना, अपने आप में भारी शब्द है। सुपर होना और फिर अचीवर होना, तो बस इन दो शब्दों की आप मान रखें, इनको आप नीचा मत करने दें, मैं आपसे उम्मीद करता हूं। और अखिलेश जी जैसे लीडर जहां पे हैं, राजेश जी और विनोद जी जैसे क्लाइंट जहां पे हैं, और जितनी भी आपकी पूरी की पूरी LOS लाइन स्पॉन्सर्स हैं, जिसमें चाहे हम मंजीत सिंह जी की बातचीत करें, हम लोग सुजीत कुमार सिंह जी की बातचीत करें, विजय विरोधिया जी हैं, राकेश शर्मा जी हैं, तो ये पूरी की पूरी जो LOS है, आप जितनी मजबूत LOS लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स हिंदुस्तान में किसी के पास में नहीं, तो उसका आपको हमेशा एक गर्व और एक गुमान हमेशा रहना चाहिए कि हिंदुस्तान की सबसे मजबूत टीम का हिस्सा हैं आप। और विजय जी बात कर रहे थे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके। हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग की अभी शुरुआत है। 28 दिसंबर 2021 को भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में रूल जारी किए हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021। अब धीरे धीरे इसको लीगल रिकॉग्निशन मिल गया है, तो धीरे धीरे सोशल रिकॉग्निशन मिलना स्टार्ट हो गया है। कुछ विश्वविद्यालयों में इसको पढ़ाया जाने लगा है। एक विश्वविद्यालय है हिमाचल प्रदेश में, सुलूनी यूनिवर्सिटी, उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग पढ़ाया गया है और उसका पहला बैच अभी तैयार है। और भी कई सारे विश्वविद्यालयों में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो आप सब लोग बिल्कुल उस स्टार्टिंग स्टेज पे हैं, जहां अगर आपने एक बड़े विजन के साथ में काम किया और कंसिस्टेंसी के साथ में काम किया, तो आने वाले समय में जब ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी, इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा आपको मिल जाएगा। वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार 2020 में हमारा जो टर्नओवर था डायरेक्ट सेलिंग, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, वो मात्र $3000 बिलियन का था, जबकि अमेरिका का टर्नओवर था, विजय जी बता रहे थे, $40,000 बिलियन। हमारा $3000 बिलियन, अमेरिका का $40,000 बिलियन। अमेरिका की जनसंख्या लगभग 35 करोड़, हमारी जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास, और हमारे देश में वो सारी चीजें हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के लिए उपयुक्त हैं। चाहे हमारी जनसंख्या हो, चाहे हम लोग यंगेस्ट पॉपुलेशन हो दुनिया में, चाहे हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, जो रिलेशंस हम लोग मेंटेन करते हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग में बहुत हेल्प करता है। हमारे देश में 54% से ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं, कोई काम नहीं उनके पास में, वो सारे डायरेक्ट सेलिंग में आ सकते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग में भी RCM बिजनेस को जिस प्रकार से डिज़ाइन किया है, जिस प्रकार के प्रोडक्ट RCM बिजनेस के पास में है, जिस प्रकार का एजुकेशन है, जिस प्रकार की वैल्यू बेस एजुकेशन है, जिस प्रकार की लीडरशिप है, तो वो कहीं ना कहीं ये बता रही है कि आने वाले समय में इंडिया में बाकी सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां एक तरफ होंगी और अकेली आपकी RCM बिजनेस सब पे भारी पड़ने वाली है।
तो उस प्रकार की स्ट्रेंथ हम सब लोगों के पास में है। तो आप दिल्ली में आए हैं तो एक बड़े विजन के साथ में आप यहाँ से जाइए। जिंदगी बदलने के लिए, कुछ बड़ा निर्णय लेने के लिए सिर्फ कुछ सेकंड चाहिए, सिर्फ कुछ सेकंड। आज वो कुछ सेकंड आपके लिए हो सकती हैं। आप एक बड़ा निर्णय लेके जाइए। आप आरसीएम कर तो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर तो हैं आप, लेकिन आज के बाद अगर आपने आरसीएम को अपनी थोड़ी प्राथमिकता में ऊपर के लेवल पे आप लेके आ गए और थोड़ा जिद्दीपन के साथ में और बड़े विजन के साथ में आप करेंगे तो निश्चित रूप से सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। आप अपना लक्ष्य लिख लीजिए डायरी में, जैसे अखिलेश जी ने बोला, तो बिल्कुल मैं तैयार हूँ ऑटोग्राफ के लिए। थोड़ा मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि मॉर्निंग में हम सब लोग गुवाहाटी जा रहे हैं, कोई फैमिली फंक्शन, अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट है। तो घर वालों ने बोला जल्दी आ जाना, पैकिंग भी करनी है। तो मैं थोड़ा जल्दी चाहूँगा। आप क्या करें, आपके पास अगर डायरी है तो सब लोग आप टारगेट लिखिए। टारगेट में आप 3-4 टारगेट लिखिए, ठीक है। पहला टारगेट लिखिए आप इस महीने का। ये महीना तो कंप्लीट हो गया, मई की बात करते हैं, ठीक है। मई महीने में आप कितना बिजनेस करना चाहते हैं। टारगेट जब भी हम लोग बनाएं तो उसके लिए एक टेक्निक है जिसको हम लोग बोलते हैं स्मार्ट। दिखेगा यहां से, SMART। थैंक यू। स्मार्ट में एस का मतलब है स्पेसिफिक, यानी आपका जो भी लक्ष्य बनाए वो स्पष्ट होना चाहिए, उसमें धुंधलापन नहीं होना चाहिए। तो आपका मई का जो टारगेट होगा उसमें स्पष्ट क्या होना चाहिए कि आपकी ए लाइन में कितना बिजनेस आप करने वाले हैं, बी लाइन में कितना बिजनेस करने वाले हैं, खुद की खरीदारी कितना करने वाले हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। एम का मतलब होता है मेजरेबल, जिसको मापा जा सके। तो जब नंबर्स आ जाएंगे तो मापे जा सकते हैं, आप बीच में उसको माप सकते हैं कि भाई मैंने टारगेट बनाया था टोटल 10 लाख वॉल्यूम का और 15 मई तक मेरा 7 लाख वॉल्यूम हो गया, 3 लाख बाकी है। तो मापने वाला होना चाहिए। ए फॉर अचीवेबल। अचीवेबल का मतलब यहाँ पे ये है कि टारगेट आपका बड़ा तो हो लेकिन वो अचीवेबल होना चाहिए। आप टारगेट इतना बड़ा मत बना लीजिए कि थोड़े टाइम के बाद में आपको लगे कि पूरा नहीं हो सकता। आर फॉर रिलीवेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है यहाँ पे। आर रिलीवेंट का मतलब ये है कि आपका हर टारगेट एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए। रिलीवेंट को बोलते हैं हम लोग संबंधित। जैसे मैंने एक टारगेट बनाया अभी अखिलेश जी कि मैंने बैडमिंटन के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है और कम से कम मैंने क्वार्टर फाइनल तक पहुंचना है। तो ये मैंने टारगेट बनाया, ये मेरा बड़ा टारगेट हो गया। और इससे रिलेटेड अब मैंने, इससे रिलीवेंट मैंने छोटे छोटे टारगेट बना लिए कि अब मैंने अपने वेट को इतना करना है, मैंने अपनी मसल को इस प्रकार से करना है। तो वो बड़े टारगेट से संबंधित अब छोटे छोटे गोल्स बनना मेरे स्टार्ट हो गए। तो आपका जो भी टारगेट है, वो बिजनेस टारगेट है, वो हेल्थ गोल है, वो फाइनेंशियल गोल है, तो उसमें आपका हर टारगेट एक दूसरे से जुड़ा हो। यानी उसको यूं समझे हम लोग, हमने अगर दिल्ली से पटना जाना है तो हमें पटना वाला रोड मालूम होना चाहिए। तो उस पे जाएंगे, छोटे छोटे माइलस्टोन बनाएंगे तो हम पटना पहुंच जाएंगे। और गलती से अगर हम लोग चंडीगढ़ जाने वाले रोड पे चले जाएंगे तो फिर हम पटना पहुंच ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमने गलत रास्ता चुन लिया है। तो इसी प्रकार से कई बार है ना, कुछ लोग जिंदगी में चाहते हैं कि भाई लोग उनको सम्मान करें, वो चाहते हैं, उनकी चाहत है, ये उनका, मैं यूं कह सकता हूं ये लॉन्ग टर्म उनका गोल है। लेकिन वो काम ऐसे करते हैं कि लोग उनको गाली दें, लोग उनको बददुआएं दें। तो अगर हम सम्मान चाहते हैं तो हमें वैसे काम करने पड़ेंगे जो हमें सम्मान दिला सके। टी फॉर टाइम बाउंड। कोई भी लक्ष्य बनाए आप, लक्ष्य वो तभी बनेगा एक्चुअली जब उसके पीछे एक समय सीमा होगी कि मुझे तब तक ये चीज प्राप्त करनी। जैसे हम डायमंड की बात कर रहे हैं, तो मैंने बोला डायमंड बनेंगे, तो आपने हाथ उठाया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप अगर सीरियस हैं, सीरियसली आपने हाथ उठाया है, तो आपने एक डेट तय करनी चाहिए कि आप डायमंड कब बनना चाहते हैं। हो सकता है उसको आपको बदलना पड़े,
लेकिन एक डेट तो होनी चाहिए ना, तभी तो वो लक्ष्य बना आपका, अदरवाइज तो स्मार्ट टेक्निक पे लागू ही नहीं हुआ। तो आप अप्लायंस से डिस्कस कर सकते हैं या आप आइडिया लगा सकते हैं कि यार चलो मैं 10 साल में तो मैं डायमंड बन ही जाऊंगा, तो 10 साल बाद की डेट डाल दीजिए कि आज मैं अप्रैल में आया हूं यहाँ पे क्राउन प्लाजा में, तो मैं टारगेट बनाता हूं कि 30 अप्रैल 2032 तक मैं आरसीएम का डायमंड बन जाऊंगा। तो फिर इसको आप फाइन ट्यून कर सकते हैं बाद में, और अगर आप बिल्कुल इस पे जिद बना के रखेंगे तो फिर परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि आप इससे पहले डायमंड पहुंच जाएंगे। तो T4 टाइम बाउंड होता है। तो जो आप लक्ष्य बनाएंगे तो उसमें आपने क्या करना है। और कोई भी एक चीज मैं और कहता हूं कि अगर हम अपने हर काम को लक्ष्य में परिवर्तित करना सीख जाएंगे तो हम बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे, बहुत ज्यादा परिणाम हमारे काम के हर रोज हमें मिल सकते हैं। कोई भी काम करें उसको ये देखें कि इसको मैं टारगेट में, गोल में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। वो एक बड़ी साइंस है, मैं अलग दिशा में चला जाऊंगा। सो आपने क्या करना है, आपने एक तो मई का टारगेट आपने लिखना है अपनी डायरी में कि मई महीने में आप ये करना चाहते हैं। उसके बाद में आपने लिखना है सितंबर 2022 का टारगेट। उसके बाद आपने लिखना है मार्च 2023 का। वॉल्यूम लिखना, ए लाइन में इतना, बी लाइन में इतना, सेल्फ का इतना। और फिर एक टारगेट लिखना है आपने डायमंड बनने का टारगेट। डायमंड क्लब की बात नहीं कर रहा हूं मैं, डायमंड ये वाली पिन की बात कर रहा हूं जहां पे आपका 50 करोड़ का वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, तो वो जो लिखेंगे वो थोड़ा सा शायद चेंज करना पड़ेगा, लेकिन लिखिए आप जो आपकी अंदर की आवाज बोल रही है ना कि भाई कब तक आप बन जाएंगे, वो आप लिखिए एक बार। तो वो लिखिए और उसके बाद में मैं बिल्कुल फटाफट अखिलेश जी का आदेश मानने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, ऑटोग्राफ देने के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूँ। सो आप सब लोग यहाँ पे आए, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ आपको, उसके लिए मैं थोड़ा समय भी चाहता हूँ, मुझे और ज़्यादा देना चाहिए था, लेकिन उस प्रकार का पहले से कुछ शेड्यूल व्यस्त है। और हिंदुस्तान में वैसे तो मुझे जाने का मौका मिलता है, लेकिन एक बात मैं अक्सर कहता हूँ और हमेशा कहता हूँ, पटना मैंने बहुत बार इस बात को कहा कि हिंदुस्तान में हर राज्य के जो लोग हैं ना उनकी अपनी एक विशेषताएं हैं, अलग कल्चर है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में बिहार में पर्टिकुलर मैंने ये देखा है कि जितना सम्मान और दिल के जितने साफ लोग बिहार में हैं, मैंने पूरे हिंदुस्तान में ऐसे और मैं उस चीज़ से हमेशा सीखने की भी कोशिश करता हूँ कि मैं भी उतना विनम्र बनूं, उतना सम्मान करूं लोगों का और उतना थोड़ा खुले दिल का बन जाऊं। तो वो मैं आप सब लोगों से हमेशा सीखने की कोशिश करता हूं। सो अखिलेश जी, आपका बधाई बहुत बहुत, और मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अब कार्यक्रम समाप्ति के बाद सर फिर हम लोग बैठ जाएंगे। इस बीच जिनके नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ, मैं आदरणीय समीर सर को आमंत्रित करता हूं और एक बार इनको भी सम्मानित किया जाए। ले लीजिए। ये सर दायित्व लेने में सर्वोपरि है और आज यहाँ जो सब कुछ हो पाया है उसके पर्दे के पीछे के खिलाड़ी यही हैं। तो आज के अवसर पे मैं इनको सम्मानित करना चाहता हूँ और एक लाइन में आप भी कुछ शुभकामना दे दीजिए। परम आदरणीय सुंदरवत सर, आपकी चैनल में मुझे तो खुशी की अनुभूति ऐसी हो रही है कि मैं तो यूट्यूब सुनता रहता था पहले से भी, आरसीएम से पहले से भी, और मैं आपका फैन रहा हूँ। आपका न कि आरसीएम के प्लेटफॉर्म पे, बल्कि मैं अपनी बेटी को कॉल किया हूँ, जर्नलिस्ट है मेरी बेटी, वनस्थली से पढ़ी है और उसने मेरे लाइफ के ऊपर एक किताब लिखा है। मैंने स्पेशली आपको विजय सर के लिए बुलाया कि उनको मेरी किताब के ऊपर मेरी कहानी लिखी है। मैं मिल के कितना रोमांचित हूँ कह नहीं सकता हूँ। मेरे लिए ज़िंदगी में एक सेलिब्रिटी है और मेरे छोटे भाई तो मैं जितनी
तारीफ करूँ शब्द कम है। ये इतने बड़े सम्मान देते हैं, ये इनकी सबसे बड़ी खूबी है। लोगों को नीचे से ऊपर उठा के जो इतनी बड़ी सम्मान देते हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपको बहुत बहुत मैं प्रभावित हूँ आपसे और मिलने के लिए बेटे थैंक यू सर। आप बुक बेटी लाई है, बेटी को मैं बोला था कि आशीर्वाद देना सर से, मेरी लाइफ के ऊपर लिखी है सचिश, तो मैं बोल रहा सब लोग को देना, सब लोग सभी सर लोग को दे दो, राजेश सर, विनोद सर, सुरेंद्र सर, यहाँ तुम्हारा ये फोटो ले लेते हैं, मुझे फोटो ले लीजिए। ये स्पेशली मेरी लाइफ के ऊपर मेरी एनिवर्सरी पे लिखी थी, इतने बड़े मन से सर इसको दे दिए, तो सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी यूपीएससी की तैयारी कर रही है, दिल्ली में ही अच्छी हैं, अभी मेरी लाइफ के ऊपर। थैंक यू। फोटो एक ले। थैंक यू सो मच सर। टीम की चिंता, परिवार की चिंता से सर्वोपरि आगे। और सर वो हमारे पब्लिशर लोग छत्तीसगढ़ से चल के आए हैं, विकास जी और विक्रम जी, मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से ये भी इनका भी इस पुस्तक में पार्टनरशिप है और इनके सहयोग समर्थन से ही इतना खूबसूरत बुक बन पाया। तो मैं चाहता हूं कि इनको भी सम्मानित किया जाए। एक लाइन में आप लोग भी कुछ बोलेंगे, 1 मिनट बोलेंगे। हाँ, वेलकम करने देंगे। और विकास जी जो है ये आरसीएम भी ज्वाइन कर रहे हैं और आज हमको लगता है कि आपके द्वारा स्टार्टअप इनका हो गया और अब हम लोग छत्तीसगढ़ की धरती पे तेज गति से दौड़े हैं। ऐसा है, विश्वास के साथ कर लूं। सबसे पहले सभी अतिथियों को प्रणाम। और अखिलेश जी एक एक बहुत ही सुनहरे मौके की तरह हमारे से जुड़े पब्लिकेशन हाउस से, और उसके साथ ही साथ मुझे पता चला आरसीएम के बारे में। आरसीएम मैंने सिर्फ सुना था पहले और ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं था, लेकिन अखिलेश सर मुझे कुछ उसके बारे में नॉलेज दिए। साथ ही सुरेश जी का मुझे चैनल भेजे, तो मैं उनके चैनल से जुड़ा, सब्सक्राइब किया, फिर मैं देखा। साथ ही साथ विजय विरोधिया जी का देखा, उनका जो एग्रेसिव हो कि वो समझाते हैं, वो आदमी अगर ध्यान में नहीं भी रहेगा तो वो पूरा उसके अच्छे से समझ आ जाएगा, ऐसा रहेगा। तो अखिलेश सर से जुड़ के बहुत ही हम लोग खुश है एज अ पब्लिशर भी, और साथ ही साथ इनडायरेक्ट रूप से जो उनका व्यक्तित्व है हम लोग काफ़ी प्रभावित हुए हैं उनसे। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आप लोग अपना सम्मानित स्थान लें। अब मेवाड़ की धरती को मैं भूल नहीं सकता, और दिल्ली में भी मेवाड़ की धरती को याद करना जरूरी है। तो अखिलेश उपाध्याय सर आए हैं जो कि मझरिया से आते हैं, और वो बड़ी ताल ठोक के कहते हैं कि मैं उस गांव से आता हूं जिस गांव के बगल से गंगा गुजरती है और वो धरती मेवाड़ की धरती मानी जाती है। तो उनको आमंत्रित करता हूं। साथ ही साथ सर एक ऐसे मास्टर ब्लास्टर खिलाड़ी हैं हमारे टीम में जो 5-5 फीट का छलांग लिए हैं, वो सुनील जी हैं, मैं उनको भी आमंत्रित करता हूं। आप दोनों आए, भाई सामने तो आइए, सर का आशीर्वाद लीजिए, परिचय तो हो जाए। मुझे तो यही सिखाया गया है कि नीचे जो एक्टिव साथी हैं उनको ऊपर जोड़ दिया जाए, बस मेरा काम हो जाएगा। तो मैं वो भी काम कर देना चाहता हूँ। और इसमें विमलेश का भी स्टार प्लेटिनम हुआ था और स्टार गोल्ड जिनका हुआ था, भाई वो भी फोटो में शामिल हो सकते हैं। स्टार गोल्ड वाले जल्दी आइए, समय का महत्व समझिए।
गोल्ड वाले को बुलाऊंगा, पेशेंस रखिए, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ किसी को। सर क्या है कि आपको YouTube पर देखते देखते ये लोग सोचने लगे हैं कि एक फोटो हो जाए तो फिर मेरा जीवन धन्य हो जाए, तो बस वैसा ही होगा। अब गोल्ड वाले को आमंत्रित करना चाहता हूँ भाई, जो गोल्ड के पिक पे है वो आ जाए। हाँ भाई तेजी से आ जाए, नहीं तो आपका सिग्नेचर छूट जाएगा। ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ दोनों मैं करा देना चाहता हूँ, लेकिन अगर एक आपका छूटेगा तो फिर हमको दोष मत दीजिए। थोड़ा सा एक लाइन में हो जाए। बहुत शुभकामनाएं। और इसके बाद कुछ 1 लाख भी करने वाले जो आए हैं वो भी आ जाए। नहीं तो आप कहिएगा कि हमको छोड़ दिए। जल्दी थोड़ा तेज गति से आइए। सर ये लोग वैसे हैं जो सेल्फ आईडी पे 1 लाख भी देंगे। इसके ऊपर भी एक किताब लिखा जाना चाहिए सर। जी बड़ा काम किए हैं, पीसी सर के काफी करीबी है ये। बहुत शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्रमशः पिन वाइज कोई कमलेश एक्टिव होकर सिग्नेचर करा दो। और कार्यक्रम को मैं चाहता हूं कि समाप्ति की ओर ले चला जाए। और धन्यवाद ज्ञापन हम सबके बड़े भाई, यही सर सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, वैसे आदरणीय हरीश सिंह जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम पूरे समारोह। अच्छा एक साथी और मेरे छूटे हुए हैं, नजर चली गई भाई, 2 मिनट के लिए आप भी आ जाइए। राजीव रंजन चौबे जी, ये सर जब मैं यहाँ विद्यार्थी था तब मेरे रूम पार्टनर हुआ करते थे। तो आइए, इनको तो खींच रहा हूँ, लेकिन यही छोड़ने पे उतारू है, करेंगे आरती तभी गाड़ी तेज चल पाएगी। आप 1 मिनट या बहुत कम समय में कुछ अपना विचार। सभी अतिथिगण को मेरा सादर प्रणाम और नमस्कार है। और धन्य हूँ मैं कि आज हमारे मित्र के सहयोग से आप सबका दर्शन हुआ और आपकी आवाज सुनकर मैं काफी प्रभावित हूँ। और कुछ आगे करने के लिए जिस तरह से आज हमारे मित्र अखिलेश जी, आपकी जिद और आपकी जिद, तो वो जिद तो मेरे अंदर डाल रहे थे, क्योंकि हम लोग साथ रहे हैं, साथ बहुत पहले से, और वो जिद डाल रहे हैं। और हम भी जिद और जिद के बीच में जंग चल रही है। और जीत और जीत के जंग में आज का जो बड़े लोगों का, हमारे विजय सर का और सुरेंद्र सर का जो मिला मोटिवेशन, इससे मैं काफी प्रभावित हूँ और आगे कुछ जरूर करूंगा। मैं भी कुछ ना कुछ आगे करके दिखाऊंगा, क्योंकि इससे हमारे मित्र की इज्जत का भी सवाल है। क्योंकि हर समय पे इन्होंने कभी भी, आज से हम लोग जब साथ में रहे थे, बहुत पटना से लेकर दिल्ली और हर जगह पे हर समय मुझे याद किया है। और आज भी वही चीज है, जिस तरह से कृष्ण और सुदामा की मित्रता है, वैसे ही हमारी मित्रता भी है। हर समय हम लोग शेयर करते हैं। और अगेन धन्यवाद देना चाहूंगा कि इनकी सोच, इनकी कुशलता शुरू से हमने देखी है। और सर बहुत ही आगे ये जाएंगे आप सबके आशीर्वाद से और अपनी जिद से, क्योंकि इनके अंदर वो चीजें हैं जो सबके लिए। और धन्यवाद सर।
बाकी सब सुपर अचीवर्स को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ें। धन्यवाद सबका। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आपके शब्दों में कमिटमेंट झलक रहा है सर। सब मिलेगा। हाँ। नहीं लिखे हैं।